Hello students, so welcome back on our channel Edufy Hub and as you know कि आपका सैम्पल पेपर रिलीज़ हो गया है ICSE बोर्ड का, ठीक है। सो टुडे हम क्लास 10th ICSE बोर्ड का बायोलॉजी का जो सैम्पल पेपर रिलीज़ हुआ है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसके सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और अगर पेपर पैटर्न की बात करूं, यू नो कि हमारे जो ICSE का जो पेपर है वो 3 आवर्स का है, 80 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ऑलराइट, सेक्शन ए में आपके 2 क्वेश्चंस हैं और ये दोनों ही क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, इसके सारे पार्ट्स आपको कंपलसरी करने ही करने हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप में चला जाएगा, इसमें MCQs मिलेंगे, असर्शन रीजंस मिलेंगे, फिलअप्स मिलेंगे, मैच द फॉलोइंग मिलेगा, ऑड वन आउट मिलेगा, इस टाइप के एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन है, अगर आपने कर लिया तो आपका अच्छा खासा स्कोर बन जाएगा। फिर आपका आता है सेक्शन बी जो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चंस मिलते हैं और उन 6 क्वेश्चंस में हमें कोई 4 जो बेस्ट आपको आते हैं आप वो करेंगे। अब ये चूज़ कब करोगे, जो पहला 15 मिनट आपको पढ़ने का रीडिंग टाइम मिलता है उसमें आप उसको फटाफट से देख लेना, जिस पार्ट के सारे क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं वो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक बेसिक जानकारी पेपर की हम पहले से भी थी और अच्छे से पता चल गई। अब हम शुरू करते हैं, हम देखते हैं कि कैसे हम अपना पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, ये टेलीग्राम चैनल है और ये हमारा लिंक है, सैम्पल पेपर सॉल्यूशंस हर चीज़ अपलोड हो जाएगी, आप यहाँ से पिकअप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये देखिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर हैं भी, मैं एक बार आपके लिए रीड आउट भी कर देती हूँ कि आपका पहला इंस्ट्रक्शन कह रहा है कि टोटल आपको 2 आवर्स मिल रहे हैं ये पेपर करने के लिए, ठीक है। और आपके आंसर्स सारा जो भी पेपर है आपको जो भी पेपर मिलेगा उसमें लिखना ऑब्वियस की बात है। टाइम अलॉटेड है, ये ध्यान रखिएगा, 15 मिनट रीडिंग टाइम है, इसको बहुत ही समझदारी से इस्तेमाल करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आपको प्रॉपर रीड करना रहेगा पेपर को, ठीक है। आगे एक बात और इम्पॉर्टेंट है उसकी बात कर लेते हैं, ये बात जो मैंने अभी आपको बताई भी, सेक्शन ए कंपलसरी है, ठीक है। और आप सेक्शन बी में से कोई एनी 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने फ्रॉम योर सेक्शन बी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आपको प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस रीड कर लीजिए, समझ लीजिए, अपने मन माफिक क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लो कि कौन सा करना है, ठीक है। 2 घंटे का एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, आराम से आप कर सकते हैं। चलिए, सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें 40 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक एक करके डील करेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं, उनका मीनिंग क्या है और डिटेल में उसके मतलब उसके आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका MCQ आप देख भी रहे हो, ठीक है। क्या क्वेश्चन क्या कहता है कि एलन, ठीक है, देयर इज सम पर्सन, उसका नाम है एलन, एलन का ब्लड रिपोर्ट आया, ठीक है। एलन्स ब्लड रिपोर्ट शोड एन एबनॉर्मल डिजीज इन द नंबर ऑफ RBC, ठीक है। यहाँ पर एक एबनॉर्मली डिक्लाइन देखने को मिला, डिक्रीज मिला हमें किस चीज़ में, RBC के काउंट में, ठीक है। तो जब आपकी बॉडी में RBC का काउंट कम होने लगता है या बॉडी में आपका RBC कम होने लगता है, नंबर ऑफ RBC इन द ब्लड, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड में कम होने लगता है, इसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी ऑफ RBC को हम बोलते हैं इरिथ्रोपीनिया। अगर मान लो कि लग रहा है कि यार पता नहीं ये सब क्या लिखा है, फिर भी हमें कैच फ्रेज है यहाँ पे भाई, ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। RBC मतलब क्या, इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। तो डेफिनेटली जहाँ पर इरिथ्रो है वही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इरिथ्रोपीनिया इसका करेक्ट आंसर है, जिसका मतलब क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ RBC। और जब बॉडी में डेफिशिएंसी होगा RBC में तो मतलब क्या, इसका वैल्यू अपने आप ही कैसा हो जाएगा, डिक्लाइन कर जाएगा या डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इतने सारे वर्ड्स और दिए हैं, इनका मीनिंग भी देख लेते हैं। जैसे कि वर्ड दिया हुआ है पॉलीसाइथीमिया, मतलब क्या है कि यहाँ पर मैं डिफरेंट कलर से लिख रही हूँ ताकि आपको ये आगे के लिए, फ्यूचर के लिए आपको याद रहे, ठीक है। जब हम पॉलीसाइथीमिया मतलब पढ़ रहे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ RBC का नंबर बड़ा हो जाता है, इंक्रीज्ड RBCs हो जाते हैं, जिसकी वजह से इरिथ्रोसाइटोसिस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको एक कंडीशन मिलती है जिसमें RBC बस्ट करने लगता है, इरिथ्रोसाइटोसिस,
और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि इंक्रीज्ड नंबर ऑफ आरबीसी हो गया है ब्लड में, तो इसलिए ऐसी कंडीशन आ जाती है। फिर आपको वर्ड दिया हुआ है ग्लाइकोसूरिया, ठीक है। जब यूरिन में ग्लूकोज बनने लगे, या जब आप यूरिनेशन कर रहे हो, आपने टेस्ट कराया तो पता चला कि यूरिन में ग्लूकोज भी जा रहा है, देन दिस कंडीशन इज नोन एज ग्लाइकोसूरिया। और ये क्या है, हम क्या बोल रहे हैं? ग्लूकोज इन यूरिन, ठीक है, यूरिन में ग्लूकोज भी निकल रहा है। इसी जैसा एक और वर्ड है जिसको हम बोलते हैं कीटोसूरिया, तो यूरिन में कीटोन बॉडीज भी रिलीज होती हैं, ठीक है, तो वो भी एक डिसऑर्डर होता है। लास्ट है हीमोफिलिया, जो हमने पढ़ा भी है। तो ये क्या कहता है, यहाँ पर आपके ब्लड में किसी तरीके का चोट लग गया या कुछ हो गया तो ब्लीडिंग रुकती नहीं है, लगातार ब्लड बहता रहता है। क्यों? क्योंकि भाई इस इंसान में, इस पेशेंट के पास क्लॉटिंग फैक्टर्स का डेफिशिएंसी हो गया है। क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं है तो क्लॉट भी नहीं बनेगा, ठीक है। और इस डिजीज को हम ब्लीडर्स डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज हीमोफिलिया। यहाँ पर क्या आप लिख सकते हो, ये क्या है, यहाँ पर देयर इज डिक्रीज इन या डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है। यहाँ पर आपको डेफिशिएंसी मिलती है क्लॉटिंग फैक्टर्स की, जिसके वजह से लगातार ब्लीडिंग होती रहेगी जो भी अफेक्टेड इंडिविजुअल है। क्लियर? तो एक्चुअली हमारा क्वेश्चन क्या था कि भाई आरबीसी का नंबर क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि वहां पर इरिथ्रोपीनिया हो गया, डेफिशिएंसी होगी आरबीसी की। दिस वाज द करेक्ट आंसर। लेकिन बाकी भी हमने देख लिया, ताकि कोई भी टर्मिनोलॉजी को देखकर हमें ऐसा शॉक में ना चले जाए, यार ये तो कभी सुना नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, चलिए पढ़ते हैं। एक कंडीशन दिया है, अ फार्मर नोटिसेस दैट स्टोरिंग राइप मैंगोज, कैसे, जो राइप्ड पके हुए आम हैं उनको स्टोर करना है, तो कैसे करना है? अ फार्मर नोटिसेस दैट स्टोरिंग राइप मैंगोज विथ अनराइप वन स्पीड अप द राइपनिंग प्रोसेस, ठीक है। ये क्या देख रहा है कि जब इस फार्मर ने देखा कि जो पके हुए आम हैं, मैंगोज हैं, उनको जब अनराइप मैंगोज के साथ, जो पका नहीं है, कच्चे आम के साथ रख दिया, तो राइपनिंग प्रोसेस फास्ट हो गया, इट स्पीड्स अप, ठीक है, स्पीड अप हो गया है। सो हमें ये बताना है कौन सा फाइटो हार्मोन, मतलब कौन सा प्लांट हार्मोन इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें पता है राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स के लिए सिर्फ एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज योर इथाइलिन, एंड इट इज ऑल्सो अ गैसियस हार्मोन, ठीक है। ये आपका गैसियस हार्मोन है और ये काम किस में आता है? राइपनिंग में, ठीक है, फ्रूट्स को राइपन करने में ये काम करता है, ठीक है। तो जो आपके अनराइप मैंगोज थे, उनमें क्या प्रोसेस है, उनको हमें राइप करना है, उनको पकाना है, तो डेफिनेटली वहाँ पे इथाइलिन का कॉन्सेंट्रेशन पहले से ही ज़्यादा है। तो आपने क्या किया, वही इसमें हमने उसको साथ में स्टोर किया, तो वो जो प्रोसेस था वो स्पीड अप हो गया। बाकी अगर हार्मोन्स की बात हम कर लें, ये जो ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन, ये तीनों ही प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, ठीक है। इनका फ्रूट ये राइपनिंग एंड ऑल से कोई भी लेना देना नहीं है, ये इथाइलिन का काम है, ठीक है। ओनली गैसियस हार्मोन दैट इज अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, तो ये काम करेगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन आया है आपका असर्शन रीजन का। इसमें असर्शन क्या कहता है, पढ़िए, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और रीजन क्या कह रहा है, वैसे ये बात तो उनकी सही है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में जब फोटोसिंथेसिस होती है, हमने CO2 और वाटर को ऐड किया और फिर हम आगे चल के ग्लूकोज बना रहे हैं, क्योंकि आपके इक्वेशन में CO2 एंटर करा है, तो क्या रिलीज करेगा, हम ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज द बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग द फोटोलिसिस। आपको पता है फोटोलिसिस में हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है। अगर आपको याद हो, वाटर का जो ये मॉलिक्यूल है, ये स्प्लिट हो जाता है इनटू हाइड्रोजन या H+ आयंस और O2, और ये काम कब होगा, जब लाइट प्रेजेंट होगा। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, अब यही वो O2 है जो फिर बाद में रिलीज हो जाती है आपके इक्वेशन में बाद में, ठीक है, यही गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, लिबरेट हो जाता है। तो यहाँ पर असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और दोनों ही एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज both A and R are true and R is the correct explanation of A. So option
नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। ठीक है, क्लियर? आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसको समझने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक और केस दिया हुआ है, रीना गेट्स इमोशनली स्ट्रेस्ड। ठीक है, एक कंडीशन दिया है कि एक लड़की है रीना, ये इमोशनली बहुत स्ट्रेस्ड हो जाती है। कब? व्हेन द स्कूल एग्जामिनेशंस आर अप्रोचिंग। भाई ये तो केवल रीना के साथ नहीं होता है, मेरे और तुम्हारे साथ भी होता है। एग्जाम आते ही हम सब एकदम घबरा जाते हैं, ओवर स्ट्रेस हो जाते हैं, बर्डन हो जाते हैं। देखते हैं इनके साथ क्या दिक्कत है। तो हमें ये बताना है दैट विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच अ कंडीशन। ठीक है, तो अगर आपको याद है तो हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन होता है, और उस स्ट्रेस हार्मोन का इनमें से क्या नाम है? ग्रोथ हार्मोन। तो नाम से ही कह रहा है ग्रोथ कराएगा। इंसुलिन तो ग्लूकोज में ब्लड शुगर लेवल देखता है। ठीक है, थायरॉक्सिन थायराइड हार्मोन है। तो बचा कौन? एड्रेनलिन। एड्रेनलिन इज योर स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन है ये, जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस में रिलीज होता है फ्रॉम एड्रीनल ग्लैंड ऑफ योर बॉडी। एड्रीनल ग्लैंड पता है कहाँ लोकेटेड है? किडनी के जस्ट ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर दिखता है दोनों किडनी के ऊपर, वो है आपका एड्रीनल ग्लैंड, जहाँ से एड्रीनलिन या स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। एड्रीनलिन को हम ऑल्टरनेटिव नेम भी है इसका, ऑल्टरनेट नेम क्या है? इसको हम एपिनेफ्रीन भी बोलते हैं। ठीक है, एपिनेफ्रीन भी बोलते हैं, और दोनों ही वर्ड्स सही हैं। ये भी सही है और ये भी सही है। ऑल्टरनेट नेम है, एड्रेनलिन भी बोलते हैं और एपिनेफ्रीन भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, और यहाँ पे ये भी बताया है कि दिस इज द डायग्राम ऑफ अ न्यूट्रोफिल, और हमें इन चारों ऑप्शंस को पढ़ के बताना है कि इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है आपके फंक्शंस में? सीक्रेटिंग हार्मोन। भाई न्यूट्रोफिल हार्मोन क्यों रिलीज करेगा? रॉन्ग। फूड का ट्रांसपोर्टेशन नहीं करेगा। एंटीबॉडीज ये प्रोड्यूस नहीं करता है। ये कैसा होता है? फाइगोसाइटिक इन नेचर होता है, जैसे कि ये कोई एंटीजन है और ये जाएगा, इसका सेल इस तरीके से अमीबॉइड, और ये इसको इस तरीके से एनगल्फ कर लेगा। तो ये जो प्रोसेस है, दिस इज व्हाट? दिस इज नोन एज फैगोसाइटोसिस, जिसमें ये हार्मफुल पैथोजेंस को अपने अंदर इनगल्फ करके उसको डाइजेस्ट करा देता है। तो ये काम है हमारे न्यूट्रोफिल्स का। ठीक है, तो ये फैगोसाइटोसिस की हेल्प से ये काम करेगा। एंटीबॉडी बनाने का इसका काम नहीं है, वो काम आपके बाकी के स्ट्रक्चर्स करेंगे। ठीक है, ओके, एक बार फिर असर्शन रीजन आ गया है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज known as the master gland। इनकी बात भी सही है। yes it is the master gland, and do you know why it is called as the master gland? मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई हाइपोथैलेमस जितने भी हार्मोन्स रिलीज करता है वो पहले इंस्पेक्शन के लिए भेजेगा पिट्यूटरी में। ठीक है, पी साइज्ड का ग्लैंड है जो आपके ब्रेन में लगा हुआ है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर आएगा सारे हार्मोन, 9 हार्मोन्स आएंगे, और फिर यहाँ से पिट्यूटरी भेजेगा कि कौन सा कहाँ जाएगा, तो 7 हार्मोन्स रिलीज करेगा ये। ठीक है, इसीलिए इसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। बात तो इनकी सही है। दूसरा रीजन कह रहा है इट रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ अदर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, इट रेगुलेट्स द एक्टिविटीज ऑफ अदर एक्सोक्राइन ग्लैंड। देखो वर्ड सुनने में एक पल को लगा यार ये तो एकदम सही है, मेरे को भी लगा था, एक सेकंड के लिए लगा, लेकिन फिर मेरा दिमाग गया भाई ये एक्सोक्राइन क्यों लिखा है? ये किसको रेगुलेट करेगा? एंडोक्राइन ग्लैंड्स को करेगा। भाई एक्सोक्राइन को क्यों करने लग गया? क्योंकि हम सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। पिट्यूटरी खुद भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो गया कि भाई असर्शन तो सही है लेकिन रीजन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ठीक है, अगर आपको याद है तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में क्या डिफरेंस होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, ये अपना सीक्रेशन डायरेक्टली ब्लड में पोर करते हैं। ठीक है, और फिर उस ब्लड से फ्लो करके वो अपने टारगेट साइट या ऑर्गन तक चला जाएगा। लेकिन जब हम एक्सोक्राइन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि ये अपने सीक्रेशंस एक डक्ट, एक वेसल के थ्रू अपने डिजायर्ड लोकेशन पर भेजेंगे। ठीक है, तो ये काम है आपके एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का। तो यहाँ पर एक्सोक्राइन ग्लैंड लिखकर इन्होंने इस स्टेटमेंट को रॉन्ग कर दिया। अगर एंडो होता तो भाई दोनों स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट होते। ओके, सो अगेन वी आर हैविंग अ स्मॉल केस। आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा
डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है, आपको सोचना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा यार हाँ ऐसा ऐसा होता है, ये आप आउटकम बताइए, ठीक है। तो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, थ्योरेटिकल नॉलेज से काम नहीं चलेगा, आपको इसको रियल लाइफ में अप्लाई करके अपने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना और समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अरुणा वेंट टू अ थिएटर टू वॉच अ मूवी ऑन ब्राइट सनी मॉर्निंग, ठीक है। एक ब्राइट सनी मॉर्निंग में, मतलब सुबह खिली धूप में वो गई मूवी देखने, ठीक है। As she came out of the theater, she felt a dazzling effect, ठीक है, थोड़ा सा उसको दिक्कत हुआ आंखों में, dazzling effect and could not open her eyes immediately, ठीक है। After a few minutes, her vision became normal, तो हमें बताना है कि ऐसा आखिर उसने क्यों किया, ठीक है। ऑफ डेफिनेटली जब आप इसको तो हम देखते हैं, अगर हम अंधेरे कमरे में बैठे हैं और एकदम से ब्राइट लाइट में चले जाएं तो थोड़ा सा टाइम हमारे प्यूपल्स, हमारी आईज लगाती हैं एडजस्ट करने में टू द इतना तेज जो लाइट आ रहा है, इतना ब्राइट जो लाइट आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं, इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अकोमोडेशन ऑफ आई, म्यूटेशन, पोलराइजेशन या एडेप्टेशन ऑफ आइज, ठीक है। अब देखो म्यूटेशन और पोलराइजेशन तो है ही नहीं, ठीक है। अकोमोडेशन वर्ड हम यूज करें या एडेप्टेशन लिखें तो ज़्यादा बेटर टर्म यहाँ पर जो डिफाइन कर रहा है दैट इज एडेप्टेशन ऑफ आइज, ठीक है। आइज अपने आप को इस तरीके से अडेप्ट करेंगी, एडजस्ट करेंगी ताकि जो ब्राइट लाइट एंटर कर रही है उसके अकॉर्डिंग हमारी आइज थोड़ा सा डायलेशन हो पाए और हमारी आंखें उतनी ब्राइट लाइट को रिसीव कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिफ्लेक्स एक्शंस प्रोवाइड सर्वाइवल, ठीक है, बात सही है, सर्वाइवल एडवांटेज बिकॉज दे, लुक एट द ऑप्शंस, क्या क्या ऑप्शन दिया। ऑप्शन नंबर 1 इज सेइंग कि दे आर कंट्रोल्ड बाय द सेरिब्रम, भाई रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, सेरिब्रम कैसे कंट्रोल करेगा, यही रॉन्ग हो गया, ठीक है। सेरिब्रल से, ब्रेन से मतलब ही नहीं है अपने को, क्यों, क्योंकि जितने भी रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं इनको कोऑर्डिनेट कौन करता है, इनको कोऑर्डिनेट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड, डायरेक्टली यही मैसेज कर देगी, यही बता देगा कि क्या करना है अपने को, ठीक है। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सेकंड बोल रहा है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा करेगा, ये भी रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन कह रहा है रिक्वायर्ड नो कॉन्शियस थॉट, बिना ब्रेन का इस्तेमाल करने, मान लो तुम ब्रेन का इस्तेमाल करने लग गए, तुम ये देखने सोचने में लग गए यार क्या वेलोसिटी है, क्या स्पीड है, कितने तेज में आएगा, तुम स्पीड टाइम डिस्टेंस कैलकुलेट करने लगे, इतनी देर में तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो नहीं, अपने को कॉन्शियस थॉट नहीं लेना है और रैपिड रिस्पॉन्स जनरेट करना है, और ये रैपिड रिस्पॉन्स कौन जनरेट करेगा, स्पाइनल कॉर्ड जनरेट करेगा। देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, ठीक है। ऑलराइट, दिस इज द करेक्ट, ये जो एडवांटेज है उसको एक्सप्लेन कर रहा है। अब देखो ऑप्शन नंबर सी भी सही है कि यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड लगेगा, ये बात भी इनकी सही है, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सर्वाइवल एडवांटेज क्यों आ रहा है, क्योंकि हम कॉन्शियस थॉट नहीं दे रहे हैं और रैपिड रिस्पॉन्सेज जनरेट कर दे रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आएगा। कई बच्चे डी लगा कर आ जाएंगे, तो नहीं, ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट और उसको को रिलेट करिए अपने आंसर के साथ, ठीक है। यही ट्रिक है, यही चीज़ आपको सीखनी है और प्रैक्टिस करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है अबाउट इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, ठीक है। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म एक फिनोमिना है, ठीक है। क्या है ये, इट इज द फिनोमिना बाय विच पेपर्ड मॉथ, ठीक है, पेपर्ड मॉथ के बारे में बात कर रहे हैं। और पेपर्ड मॉथ का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ये आपका एक मॉथ जैसा है, इसको हम बोलते हैं बिस्टन बेट्यूलेरिया, ठीक है, बिस्टन बेट्यूलेरिया, ये पेपर्ड मॉथ है। हमने देखा है लाइकेन बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन और आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन में इसके मैकेनिज्म्स पढ़े थे, तो हमें अभी यहाँ पे ये बताना है कि इंडस्ट्रियल मेकानिज्म इज द फिनोमिना बाय विच द पेपर्ड मॉथ, ऑप्शन ए इज सेइंग दे डाई ड्यू टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि इन पल्यूटेड एरियाज दे बिकेम डार्कर इन कलर फॉर बेटर कैमोफ्लेज, ठीक है, ये बात एकदम सही है। डार्क पिगमेंटेशन आ गया था, म्यूटेशन की वजह से इन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया था, अडेप्ट कर लिया था, क्योंकि जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया था वहाँ पर ये क्या है, जो भी पॉल्यूटेड एरियाज होते हैं वहाँ पे लाइकेन ग्रो नहीं करता है, जिसकी वजह से जो आपके लाइटर मॉथ हैं वो तो गायब। तो यहाँ पर अडेप्टेशन क्या करना है, ये डार्क कलर के हो गए, अपने स्किन, अपना जो कोट है उसको डार्कर कलर का, डार्कर पिगमेंटेशन कर लिया ताकि बेटर सर्वाइवल हो पाए और अपने प्रेज से भी बच के रह पाएं, ठीक है, अपने प्रेडेटर से बच के रह पाएं, ठीक है, प्रेज नहीं, प्रेडेटर से बच के रह पाएं, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने इस तरीके का म्यूटेशन कर लिया और ये ऑप्शन हो जाता है करेक्ट, ठीक है। लाइटर नहीं हुआ,
क्यों लाइटर नहीं हुआ? क्योंकि लाइटर अगर हम आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, पॉल्यूटेड एरियाज की बात कर रहे हैं, तो लाइटर कर दोगे तो नेचुरल सिलेक्शन कैसे हो पाएगा? वो तो किल होने लगेंगे ना। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। और रेजिस्टेंट टू इंडस्ट्री, रेजिस्टेंट तो ये थे नहीं, ठीक है। इन्होंने बस अपना पिगमेंटेशन, अपना जो स्किन कलर था वो चेंज कर लिया था ताकि जो भी प्रेडेटर्स हैं उनकी नज़र में ये ना आए, ठीक है। तो ये बहुत ही क्लेवर अप्रोच था जो किसने करा? बिस्टन, बेट्यूलेरिया या आपके पेपर्ड मॉथ्स ने किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? द हार्मोन दैट मेंटेन्स द थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। एंडोमेट्रियम याद है कहाँ लगा हुआ है? यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस इज देयर। तो इसके हमें देखना है कि कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। हमें जो हार्मोन्स दिए हैं उसमें एस्ट्रोजन है, ACTH है, ठीक है। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये भी नहीं होगा भाई। प्रोजेस्टेरॉन है, ऑक्सीटोसिन तो यार लव हार्मोन है, ये तो यहाँ पे रिलीज ही नहीं होता है जब आपका एंडोमेट्रियम शेड हो रहा है, यानी कि हम बात कर रहे हैं मेंस्ट्रुएशन की, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन की बात कर रहे हैं। इस केस में जो यूट्रस का इनर लाइनिंग है, ठीक है, इनर लाइनिंग दैट इज एंडोमेट्रियम, ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ने की वजह से शेड ऑफ होने लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और एंडोमेट्रियम इज व्हाट? इट इज द इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा होता है, जब ये एंडोमेट्रियम ब्रेक होने लगती है और बॉडी से बाहर निकल रही है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया है, तो उस टाइम पर ये जो और उसके पहले भी अगर हम बात करें, जैसे कि जो ये थिकनिंग मेंटेन कर रही है, प्रेगनेंसी की बात कर रहे हो, तो वो भी कौन मेंटेन कर रहा है? वो भी आपका प्रोजेस्टेरॉन भी मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर भी यही काम करेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ऑनसेट मतलब कब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है फीमेल्स में, तो इस एक्टिविटी को ऑनसेट मीन्स कब ये स्टार्ट होगा, ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो ये मेनोपॉज मतलब रुक जाओ, ओव्यूलेशन एग का जब ओवा रिलीज होता है, oogenesis एग का फॉर्मेशन या ओवा का फॉर्मेशन, मेनार्की, ठीक है। तो मेनार्की इज द बिगिनिंग और द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन द ह्यूमन फीमेल, जो प्यूबर्टी अटेन करने के बाद स्टार्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ ऑटोसोम्स एंड एलोसोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल। ऑटोसोम अपने को पता है कितने हैं, 22 पेयर्स होते हैं। और एलोसोम्स क्या है? इसका मतलब है आपका ये यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम से मतलब है, ठीक है। XX होगा या XY होगा, ये आपका 23rd पेयर होता है। तो अपने को बताना है कितना ऑटोसोम और कितना एलोसोम प्रेजेंट है। ऑटोसोम की बात करें तो 22 पेयर्स हैं, ठीक है। और सेक्स क्रोमोसोम की बात करें देन यहाँ पर 1 पेयर है। अब इस 1 पेयर में अगर इंसान या इंडिविजुअल मेल है तो उसके पास XY क्रोमोसोम होगा, अगर इंडिविजुअल फीमेल है तो उसके पास XX क्रोमोसोम होगा, ठीक है। तो 22 पेयर्स ये हो गए और 1 पेयर ये हो गया, ठीक है। तो अगर हम इन ऑप्शंस में देखें देन आंसर विल बी 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम एंड 1 पेयर ऑफ एलोसोम, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्लियर? वेरी इजी क्वेश्चन, कंसेप्चुअल है कंप्लीटली। फिर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। कल्चरल रेवोल्यूशन फेवर्स अ स्टीप राइज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। कल्चरल एवोल्यूशन का मतलब क्या आ रहा है कि हम किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ और ह्यूमन रेस किस तरीके से बनी। तो उसमें आपको केवल कल्चरल एस्पेक्ट्स का ध्यान रखना है कि क्या क्या था। एग्रीकल्चर पहले आया या टूल मेकिंग एक्टिविटीज़ पहले आई या साइंटिफिक रिसर्चेस पहले डेवलप हुई। तो इनके बेसिस पे हमको ह्यूमन पॉपुलेशन का जो डेवलपमेंट है, जो एवोल्यूशन है, उसके बारे में बात करना है। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। वी नो सबसे पहले टूल मेकिंग, हमने टूल एज आया जिसमें वो जो अर्ली ह्यूमन था वो टूल बना सकता था। फिर एग्रीकल्चर आया, फिर साइंटिफिक एरा आया और फिर इंडस्ट्रियल एरा आया। सो ऑप्शन नंबर डी ओवर हियर विल बी द राइट वन, ठीक है। तो टूल मेकिंग वाज नंबर 1, देन केम एग्रीकल्चर, देन साइंटिफिक एंड लास्टली केम द इंडस्ट्री।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें मैच द फॉलोइंग करनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। तन्वी ट्राई टू मैच डिफरेंट फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हमें देखना है with the number of days as given in the tool in the table below. So we have to identify the correct sequence, ठीक है। किस सीक्वेंस में, अब देखो ये दिया है, उसके सामने ये दिया है, इसका सीक्वेंस बताना है कि पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा, ठीक है। तो अगर हम सीक्वेंस बनाए तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है मेंस्ट्रुअल फेज से, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज आपका नंबर 1 होता है। फिर क्या आएगा, जब मेंस्ट्रुअल फेज खत्म होगा यानी मेंस्ट्रुएशन खत्म होगा, तब जो फॉलिकुलर फेज है या फॉलिकल्स का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। तो नंबर 2 विल बी दिस फॉलिकुलर फेज। फिर जैसे जैसे आपका फॉलिकुलर फेज खत्म होगा, ओवा बन चुका है, तो अब क्या करना है, अब अपने को ओव्यूलेशन करना है। तो अब क्या आएगा, ओव्यूलेटरी फेज आ जाएगा। और लास्टली जब ओवा रिलीज आउट हो चुका है तो एंड में हमें पता है कॉर्पस ल्यूटियम बचता है, तो यहाँ पे आता है ल्यूटियल फेज, दैट इज जो नंबर 4। तो अगर मैं सीक्वेंस की बात करूँ तो आम का सीक्वेंस बन रहा है R, देन P, देन S एंड देन Q। तो यहाँ पे देख लो कौन सा वाला है, RPSQ इज दिस वन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये फेजेस बता देने हैं, ठीक है। दीज आर द फेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। बच्चा भागता हुआ कहीं जा रहा है, लेट्स रीड। सो दिस बच्चा, ये जो लड़का बना है, दैट इज आदित्य। क्वेश्चन रीड करते हैं। आदित्य हु इज फोन्ड ऑफ रोलर स्केटिंग, स्केटिंग करता है। वी हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट टर्म्स विच हेल्प हिम टू मेंटेन बॉडी पॉस्चर एंड बॉडी बैलेंस, ठीक है। बॉडी का बैलेंस मेंटेन करना है, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये सारी बातें तो एक तरफ है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, जो हमें एकदम क्विकली टर्न अप होनी चाहिए कि यार बॉडी बैलेंस मेंटेन करने के लिए वी हैव हाइंड ब्रेन में लोकेटेड है सेरिबेलम, ठीक है। ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है और यही ये बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर रेगुलेट करता है। और बिना देखे आप ऑप्शन नंबर 1 को क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेरिबेलम है। अब इसके साथ सेमी सर्कुलर कैनाल्स और वेस्टिब्यूल भी दिया है, जो आपके इनर ईयर में मेंटेन्ड है, ठीक है। अगर मैं सेमी सर्कुलर कैनाल की बात करूँ तो ये प्रेजेंट होता है आपके इनर ईयर में, ठीक है। ये भी बैलेंस मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है, बैलेंस मेंटेन करेगा। साथ ही साथ आपका जो भी स्पैशियल ओरिएंटेशन है, जो हेड का बैलेंस है, वो मेंटेन करेगा। फिर हम वेस्टिब्यूल की बात करें, ये भी आपका इनर ईयर का एक कैविटी लाइक चीज़ है, तो ये भी आपका प्रेजेंट है वेस्टिब्यूल। तो ये भी दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इनर ईयर, ठीक है। तो कैच इज सेरिबेलम, ठीक है, क्योंकि आपका सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल बाकी जगह दिया है, सेरिबेलम कहीं नहीं दिया है, यही कैच है, यहीं से आपको अपना आंसर समझना है, ठीक है। वेस्टिब्यूल की बात करें तो ये इनर ईयर के बीच में आपका टिम्पैनिक कैविटी और कॉक्लिया के बीच का एरिया है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सारे पार्ट्स डिस्कस कर लिए थे। कितने पार्ट्स थे टोटल? 15 पार्ट्स वर देयर, तो वी हैव सॉल्व्ड ऑल ऑफ देम। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर का है ये क्वेश्चन। वी हैव टू गिव द बायोलॉजिकल और टेक्निकल टर्म्स, ठीक है। टेक्निकल टर्म अपने को देना है, इसीलिए टेक्निकल टर्म इतना ज़रूरी है, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज मैं वैसे में भी बोलती रहती हूँ, टर्मिनोलॉजीज पर फोकस करिए। देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन बहुत इजी सा है यार, मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग इज व्हाट? नाम से ही पता, यहीं से पकड़ लो, क्या है? स्मॉग, ठीक है, स्मॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस। देखो ये क्वेश्चन अभी जस्ट आगे भी था, सेम यही लाइन मैंने लिखी थी। दिस इज व्हाट? दिस इज एंडोमेट्रियम, ठीक है। एंडोमेट्रियम मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में भी यही शेड ऑफ करती है। और अगर प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाना है तो ब्लास्टोसिस्ट भी यहीं पर इम्प्लांट होगा, तो इम्प्लांटेशन भी इसी पर होता है। फिर प्लेसेंटल डेवलपमेंट भी होएगा, बच्चे का जन्म भी यहीं होगा, फीटल डेवलपमेंट भी, सब कुछ यहीं होगा।
पार्ट सी देखो, द प्रेशर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द कॉर्टिकल सेल। कॉर्टिकल सेल्स रूट में है, यहाँ पे लिखा भी है रूट, तो यहाँ पर बिना देखे रूट प्रेशर लिख सकते हैं, कोई ट्रांसपिरेशन पुल लिखकर नहीं आएगा, ठीक है। ट्रांसपिरेशन पुल में आपको पूरा वो वाटर कॉलम बताते हैं और ये बताएंगे कि यार लॉस्ट भी हो रहा है वाटर फ्रॉम द अपर पार्ट्स ऑफ द फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर लग रहा है, सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे रूट प्रेशर इज वर्किंग। फिर डी ऑप्शन क्या कह रहा है, द ग्राउंड सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, जो फोटोसिंथेटिक पार्ट है दैट इज ग्राना, और बीच में जो पीछे बचा है बैकग्राउंड में ग्राउंड एरिया, उसको क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, जिसमें आपका ग्राना लोकेटेड है, जिसमें आपके राइबोसोम्स एम्बेडेड हैं, जिसमें सर्कुलर डीएनए पड़ा हुआ है, जहाँ पे स्ट्रोमल लैमेली पड़ी हुई है, दैट इज स्ट्रोमा, ठीक है। जहाँ पर डार्क रिएक्शंस अकर करते हैं दैट इज स्ट्रोमा। फिर ई पार्ट देखते हैं, द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ मेनिंजेस। अब यहीं पे सोचने लगोगे मेनिंजेस कहाँ होता है, भाई मेनिंजेस ब्रेन की लेयर्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं फ्लूइड पूछूं तो फ्लूइड इज व्हाट, इट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यानी कि CSF। लिख देती हूँ पूरा नाम, दैट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, ये फ्लूइड है। और मेनिंजेस जो आपके ब्रेन की लेयर्स हैं, ये मेनिंजेस होती हैं। डूरा मैटर होता है, पाया मैटर होता है, एरिकनॉइड मैटर होता है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं, हार्ट का सुंदर सा डायग्राम, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गिवन बिलो इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो इसमें कुछ थ्योरी दी है, वो थ्योरी पढ़ते हैं हम पहले। द ह्यूमन हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी। इट इज द साइज ऑफ अ लार्ज फिस्ट, एक मुट्ठी के बराबर होता है। द हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन लंग्स, वी नो दैट, और ऊपर वाला जो चेम्बर है उसको हम थोरासिक चेम्बर या थोरासिक कैविटी बोलते हैं, ठीक है। वी नो आवर हार्ट इज हैविंग 4 चेम्बर्स, ठीक है, 4 चेम्बर्स हैं अपने पास। अगर हम बात करें तो यहाँ पे वी आर हैविंग 2 ऑरिकल्स एंड वी आर हैविंग 2 ventricles. The heart functions throughout their lifespan of a person and is responsible for the survival of a person, ठीक है। ये सारा टेक्स्ट आपको दिया है, एक सुंदर सा हार्ट का डायग्राम दिया हुआ है, तो अपने को क्या देखना है, द हार्ट। अब ये है आपका आंसर, यहाँ पे हम अपना आंसर नोट करेंगे कि ये है फिल इन द ब्लैंक्स। सो वी विल स्टार्ट बाय नंबर ए, द हार्ट इज एनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन, और वो मेम्ब्रेन कौन सी है, पेरिकार्डियम या प्लूरा। प्लूरा लंग्स में होती है, यहाँ पर क्या है, इट इज पेरिकार्डियम, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इट इज पेरिकार्डियम, ओके। आगे क्या कह रहा है, द वेंट्रिकल्स गिव राइज टू 2 लार्ज ब्लड वेसल्स, और उनमें से एक यहाँ पे जो ऑप्शन दिया पल्मोनरी वेन या आर्टरी, देखो डबल सर्कुलेशन वाला डायग्राम याद होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला आपका जो पल्मोनरी वेन है, ये आपका कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये आपके राइट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट होता हुआ कहाँ जाएगा, टूवर्ड्स लंग्स जाता है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी की बात करो तो पल्मोनरी आर्टरी की बात, सॉरी ये उल्टा हो गया, पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे आंसर आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर राइट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट होके ये लंग्स तक जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर, ताकि ऑक्सीजनेट हो जाए, और फिर लंग से पल्मोनरी वेन निकलेगी जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कैरी करेगी, ठीक है। तो जो पहला यहाँ से राइज हो रहा है दैट इज योर पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। एंड दूसरा हमें पूछना है वेंट्रिकल से क्या ओरिजिनेट हो रहा है, तो दूसरा जो वेंट्रिकल से ओरिजिनेट होता है दैट इज एओर्टा, ठीक है। ओरिजिनेशन पूछा गया है, गिव राइज टू 2 लार्ज ब्लड वेसल। पल्मोनरी जो आपका आर्टरी है वो राइट वेंट्रिकल से जा रहा है, एओर्टा कहाँ से जाता है, एओर्टा विल गो फ्रॉम योर लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये पूरे बॉडी पार्ट्स में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। तो लार्ज 2 वेंट्रिकल्स हो गए। देन द फ्लैप्स ऑफ कस्पिड वॉल्स आर केप्ट इन पोजिशन बाय
आपके दो ऑप्शंस दिए हैं, कॉर्डे टेंडिनी या एंडोमेट्रियम। आपको याद होगा जो वेंट्रिकल्स आपके एंड में है, यहाँ से कई सारे टेंडन्स ओरिजिनेट होते हैं जो इस फ्लैप को मॉनिटर करता है, ठीक है, उसको कंट्रोल करता है। तो दीज टेंडन्स आर कॉल्ड एज कॉर्डे टेंडिनी। क्या बोलते हैं इसको? वी कॉल इट एज कॉर्डे टेंडिनी। देन लास्ट आपका पूछ रहा है कौन सी आर्टरीज विल सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द वॉल्स ऑफ हार्ट। हार्ट अपने ही वॉल्स को कैसे सप्लाई करेगा? तो हमें पता है कोरोनरी आर्टरी है, यहाँ पे हिपैटिक दिया है। हिपैटिक कहाँ? हिपैटो या हिपैटिक वर्ड इज एसोसिएटेड विद द लिवर। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? इट इज कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। सो कोरोनरी आर्टरी सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द वॉल्स ऑफ हार्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। चूज द ऑड टर्म आउट फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमें ऑड टर्म निकालना है, ठीक है, हम यहाँ से ढूंढ लेते हैं ऑड टर्म। फिर हमें ये भी मेंशन करना है कि बचे हुए जो 3 है, एक तो तुम डिलीट मार दोगे कि यार ये तो यहाँ का नहीं है, जो बच गया वो हमें बताना है कि वो किस कैटेगरी से या वो बचे हुए 3 क्या चीज़ को सिग्निफाई कर रहे हैं। तो पहला आप देख लीजिए आपको क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए देखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड दिया है, ऑक्सीजन दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दिया है। ये सारे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये पोल्यूटेंट्स हैं, सिवाय ऑड वन आउट इज योर ऑक्सीजन, ठीक है। एंड रेस्ट ऑफ दीज आर व्हाट? दीज आर एयर पोल्यूटेंट्स, ठीक है। ये एयर को पोल्यूट करते हैं, खराब करते हैं। बी ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया है। पॉन्स दे दिया है, एपिडर्मिस दे दिया है, जाइलम और फ्लोएम। भाई बाकी तो 3 समझ में आ रहे हैं, प्लांट टिश्यूज हैं, लेकिन इधर पॉन्स कहाँ से आ गया? पॉन्स तो ब्रेन में था, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द 3 आर बिलोंगिंग टू व्हाट? दे आर प्लांट टिश्यूज। अगर मैं एपिडर्मिस की बात करूं तो एपिडर्मिस आपका प्रोटेक्टिव टिश्यू है, जाइलम फ्लोएम क्या है? कंडक्टिव टिश्यू है। जाइलम क्या लेकर जाता है? जाइलम वाटर कंडक्टिंग का टिश्यू है और फ्लोएम फूड कंडक्टिंग टिश्यू है। फिर हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी की, क्या है? टिम्पैनम दिया है, पिन्ना दिया है, ऑडिटरी कैनाल्स दिए हैं और मैलियस दिया है। मैलियस को छोड़ के बाकी तीनों आपके आउटर ईयर के पार्ट्स हैं, तो ऑड वन आउट इज मैलियस एंड रेस्ट ऑफ दीज 3, ठीक है, रेस्ट ऑफ दीज 3 आर पार्ट ऑफ योर आउटर ईयर। तो हम लिख देंगे दीज ऑल आर पार्ट्स ऑफ आउटर ईयर। नेक्स्ट दिया है यूरिटर, यूरिथ्रा, यूटरस और रीनल पेल्विस। भाई ये सब किडनी का पार्ट है एक्सेप्ट योर यूटरस, ठीक है। यूटरस को हम यहाँ पर मार्क करेंगे और बाकी तीनों क्या हैं? दे आर पार्ट्स ऑफ किडनी, ठीक है, बाकी सारे पार्ट्स ऑफ किडनी हैं। देन या एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट आपको कह रहा है स्टोमेटा दिया है, लेंटिसिल दिया है, क्यूटिकल दिया, हमें पता है ये तीनों आपका ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करते हैं। स्टोमेटर है, लेंटिक्यूलर होता है और क्यूटिक्यूलर होता है, सिवाय कौन? ऑड वन है यहाँ पर, रूट हेयर इज द ऑड वन, और बाकी सारे क्या हैं? आपके टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन है, ठीक है। Parts by which transpiration occurs, ठीक है। इस तरीके से आप ऑड वन आउट को अलग कर लेंगे। तो फर्स्ट में ऑक्सीजन इज द ऑड वन आउट, दूसरे में पॉन्स इज ऑड वन आउट, देन मैलियस is odd one out, then uterus is odd one out, and lastly root hair is odd one out, ठीक है। I hope it is clear now, ठीक, easy था, आराम से कर लेंगे। yes? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके
एक बच्चा है राजीव, इज अ 10-year-old बॉय हु वेंट टू अ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ये काम क्या करते हैं, ये अपने आईज और ये सारा देखते हैं, ठीक है, ईयर आई ENT स्पेशलिस्ट होते हैं। टू गेट हिज आईज टेस्टेड ही नोटिस्ड अ पोस्टर इन द क्लिनिक with questions which are related to different parts of human eye। तो हमें क्या करना है, हमें राजीव की मदद करनी है, we have to help राजीव to answer all of these questions, ठीक है। चलिए बहुत आसान है। पहला क्या है, विच इज द फ्लूइड जो आईज को लुब्रिकेशन देता है। आपके पास आईज में टीयर ग्लैंड्स हैं, तो यहाँ पर लुब्रिकेशन कराने के लिए कौन बैठा है, टीयर्स बैठे हैं फ्रॉम द टीयर ग्लैंड्स, ठीक है। फिर आपको बोल रहे हैं कि कौन सा ऐसा सेल है जो विजन प्रोवाइड कर रहा है, देखने में मदद करता है, तो रॉड्स एंड कोन्स होते हैं। उसमें से जो कोन्स हैं, दीज आर द सेल्स जो आपको विजन या कलर विजन देते हैं, ठीक है, कलर विजन प्रोवाइड कर रहे हैं। विच नर्व सेंड्स इम्पल्सेस फ्रॉम आई बॉल टू द ब्रेन। अपने को पता है 2 आई बॉल है और वहाँ पे कौन सी नर्व है, ऑप्टिक नर्व है, सीधा साधा, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर क्या है, वी आर हैविंग ऑप्टिक नर्व, ठीक। फिर क्या बोल रहा है, नेम द स्ट्रक्चर दैट गिव्स कलर टू द आईज। आईज को कलर, ये जो आपका सुंदर सुंदर कलर है, डार्क कलर है, ब्लैक कलर है, ब्राउन कलर है, तो ये कलर ऑफ द आईज देने के लिए कौन है यहाँ पर, इट इज आइरिस, ठीक है, आइरिस। देन लास्ट इज सेइंग नेम द पार्ट दैट अलाउज एंट्री ऑफ लाइट रेज इनटू द आई। तो ये एंट्री और एग्जिट जो अभी हमने आगे बात भी किया था, प्यूपिल डायलेट हो जाता है या आपका रिलैक्स कर जाता है, तो यहाँ पर प्यूपिल के पास ये है कि लाइट को मॉनिटर कर सके, ठीक है। तो ये चीज़ किसके पास है, प्यूपिल के पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, वी आर हैविंग अ मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है और हमको बताना है इनमें से ये लेबल करना है या पार्ट्स बताने हैं। तो सबसे पहले, और यहाँ पे एक हिंट भी दिया है, जैसे स्क्रोटम जो F पार्ट है, विच व्हाट रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस, ये तो आपको दे भी दिया है, इट इज स्क्रोटम, ठीक है, ये हिंट भी दिया है। और डायग्राम में देखोगे तो स्क्रोटम कहाँ है, ये रहा स्क्रोटम, ठीक है। चलो पहला क्या बोल रहा है, सीक्रीट्स टेस्टोस्टेरॉन। इनमें से कौन टेस्टोस्टेरॉन सीक्रीट करता है, ये देखिए इंटरस्टिशियल सेल्स दिए हुए हैं, हमें पता है इंटरस्टिशियल सेल्स विल हेल्प इन दिस, तो आंसर विल बी इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बी पार्ट कह रहा है ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स टू एपिडाइमिस, ठीक है, एपिडिडाइमिस। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये इफरेंट डक्ट्स दिख रही हैं, ये एपिडिडाइमिस से जुड़ी हुई हैं और ये क्या करते हैं, एपिडिडाइमिस को ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पर्म्स, तो आंसर विल बी इफरेंट डक्ट्स, ठीक। पार्ट सी क्या कह रहा है, व्हाट इज स्टोरिंग द स्पर्म्स टिल मैच्योरेशन। अभी नाम लिया एपिडिडाइमिस, ये देखो यहाँ पे बना हुआ है एपिडिडाइमिस। नेक्स्ट देखते हैं, स्पेलिंग करेक्ट कर लेती हूँ। नेक्स्ट, व्हाट ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स टू यूरिथ्रा। यूरिथ्रा में कौन लेकर जाएगा, देखो डायग्राम बना भी हुआ है, वास डिफरेंस, ठीक है, आंसर इज वास डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश इज प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स, तो ये अपने को पता है, इनमें से कौन बचा, ये पार्ट दैट इज सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स। As you can see, the diagrammatic questions are too many, ठीक है, तो डायग्राम्स का आइडेंटिफिकेशन और प्रैक्टिस इज मैंडेटरी, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड सेक्शन ए और सेक्शन बी पे आ गए। यहाँ पे प्रॉम्प्ट भी लिया हुआ है, वी हैव टू अटेम्प्ट ओनली 4 क्वेश्चंस, लेकिन मैं आपको सारे क्वेश्चंस सॉल्व करके यहाँ बता रही हूँ, ठीक है, एक्सप्लेन कर रही हूँ, और आपको लेकिन इनमें से कोई एनी 4 जो आपको सबसे बेस्ट तरीके से आते हैं, आप वो 4 क्वेश्चंस यहाँ पर फॉलो करेंगे, ठीक है, केवल 4 क्वेश्चंस करने, उससे ज़्यादा नहीं करने। चलिए जो बेस्ट 4 आपको लगते हैं आप वो करिए, मैं तो यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस करके दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले बोला गया है वी हैव टू एक्सप्लेन द टर्म मिनार्की।
एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था। देख रहे हो, इतना कुछ नया नहीं है, एक आध क्वेश्चन ऐसा है जो आप बार बार देखोगे। तो मिनार्की क्या है? इट इज सिंपली ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, या सिंपली आप लिख सकते हैं ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। इट इज नोन एज मिनार्की। और ये कब होगा? अकर्स ड्यूरिंग, जब हम प्यूबर्टी अटेन करते हैं, ठीक है। व्हेन गर्ल्स, या आप लिख सकते हैं फीमेल्स अटेन प्यूबर्टी। वही 11-12 साल में ये भी ऑनसेट होगा, स्टार्ट होगा मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्या बोल रहा है? दैट इन व्हाट फॉर्म इज वाटर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन। तो जब हम ट्रांसपिरेशन की बात करते हैं, ठीक है, जब हम ट्रांसपिरेशन की बात करते हैं, लॉस ऑफ वाटर कैसा होता है? लॉस ऑफ वाटर in the form of water vapor. Water vapor from aerial parts of the plant. Aerial parts of plant. ठीक है। और जब हम गटेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट गटेशन, देन यहां पर लॉस ऑफ वाटर किसके फॉर्म में हो रहा है? लॉस इन फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, ड्रॉपलेट के फॉर्म में जाएगा। कहां से? छोटे छोटे पोर्स है जिनको हम बोलते हैं हाइडाथोट्स। तो पूरी बात लिख कर आएंगे, इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम हाइडाथोट्स। मैं यहाँ पे मार्क भी कर दे रही हूं कि क्या इंपॉर्टेंट है आपका, ये वाटर वेपर के फॉर्म में जा रहा है, एरियल पार्ट से जाएगा। और गटेशन की बात करेंगे तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स जाएंगे कहाँ से? हाइडाथोट से रिलीज आउट होंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये देखिए, केस दिया हुआ है, आयुष वॉज इन द फाइनल राउंड ऑफ कैरम एंड ही वॉज फोकसिंग इंटेंटली ऑन द स्ट्रोक्स ऑफ द ओपोनेंट प्लेयर। तो अपने को ये देखो डायग्राम में दिया है, आयुष है, ये अपने पार्टनर को देख रहा है, अपने जो भी ओपोनेंट है उसको देख रहा है कि कैसे क्या। तो हमें बताने हैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो पहला आंसर क्या, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इसका कौन सा पार्ट ऑफ द ब्रेन है जो फोकस लगा रहा है? भाई हमें पता है फोकस, अटेंशन कहाँ से आएगा? फोर ब्रेन का पार्ट है, दैट इज सेरिब्रम, ठीक है। तो आंसर इज सेरिब्रम। और सेरिब्रम कहाँ है? फोर ब्रेन में लोकेटेड है। और अच्छा आंसर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, it is from the part of the brain that is helping Ayush to focus on his game is cerebrum from forebrain. Next question बोल रहा है, name the part of the brain that coordinates with his muscle while using the striker. जो coordination कर रहा है यहाँ पर क्या है? It is cerebellum, ठीक है। ये आपका लिटिल ब्रेन है जो कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करने का काम करता है, और ये आपका पार्ट आता है, हाइंड ब्रेन का पार्ट आता है, ठीक है। तो सेरिब्रम इज फोर ब्रेन का पार्ट और सेरिबेलम इज हाइंड ब्रेन का पार्ट। दोनों के अपने अपने फंक्शंस हैं। यहाँ पे हमें फोकस करना है, यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करना है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे पढ़ के हम आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि दैट वी हैव टू स्टेट द परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। तो जब हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, आपको याद होगा सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है? इट इज़ अ लिपिड बाइलेयर, ठीक है। लिपिड बाइलेयर होती है, इस तरीके से लिपिड के मॉलिक्यूल्स लगे हैं इस तरीके से दोनों तरफ, ठीक है, इस तरीके से लगा हुआ है। और ये कैसा है? इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। लेकिन जब हम सेल वॉल की बात करते हैं, सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल, कोई भी अंदर आए कोई भी बाहर जाए हमें को कोई लेना देना नहीं है। सो इट इज फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कौन सा पार्टिकल एंटर करेगा, साइज ऑफ द पार्टिकल पर भी डिपेंड करता है। लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स नहीं एंटर कर सकते हैं, वाटर कैसे जाएगा, गैसेस कैसे एंटर करेंगी, सब रेगुलेटेड है। सो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि लिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी हुई है, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। ये क्या है? ये मैंने क्या बनाया है? इट इज लिपिड
बाइलेयर, ठीक है। और सेल वॉल कैसा है, इट इज फ्रीली परमिएबल टू एवरी मॉलिक्यूल। फिर हमें क्या बताना है, वी हैव टू ड्रॉ अ नीट एंड क्लीन डायग्राम शोकेसिंग व्हाट, द क्रॉस सेक्शन ऑफ आर्टरी एंड वेन, ठीक है। तो आर्टरी एंड वेन का क्रॉस सेक्शन बनाना बहुत ईजी है। कैसा होता है, आर्टरी का ल्यूमेन आपका छोटा है और वाइडर किसका है, वेन का है, तो उसी को ध्यान रखते हुए हम बना देंगे छोटा सा डायग्राम। देखो थोड़ा सा सर्कल पर मेरे मत जाना, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है आई थिंक। अब ठीक है। देखिए मैंने डायग्राम लगाया नहीं है, डायग्राम मैं बना रही हूं ताकि आप भी प्रैक्टिस करें मेरे साथ, ठीक है। ठीक, ये एक बन गया आपका। ऑलराइट, इसमें आपका आउटर मोस्ट लेयर क्या है, इट इज ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ठीक है। ये बीच में आपका है ट्यूनिका मीडिया और ये इनर साइड में है ट्यूनिका इंटरना। और ये जो बीच में एम्प्टी जगह नजर आ रही है, ये जो खाली जगह है, ये क्या है, दिस इज द ल्यूमेन, ठीक है। और ये किसका डायग्राम बनाया है मैंने, ये बनाया है आर्टरी का, ठीक है। अब मैं बना रही हूं आपका वेन का। तो वेन कैसे बनाएंगे, ल्यूमेन बड़ा बनेगा, याद रखिए वही ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, और इसका भी जो ल्यूमेन है दैट इज दिस लार्जर वाइडर ल्यूमेन ऑफ वेन। तो ये रहा क्रॉस सेक्शन आर्टरी और वेन का। थोड़ा कंपास लगा के बनाना, ठीक है, एक कुछ रख लेना ताकि वो ढंग से ये सर्कल्स ड्रॉ हो जाए। प्लीज़ डोंट फॉरगिव मी फॉर अ बिट ऑफ इम्प्रॉपर डायग्राम, बट मुझे लगता है कि अगर मैं डायग्राम बनाऊंगी तो आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, तो इट इज़ वेल एंड गुड, राइट। चलिए सुंदर सा डायग्राम, नीट एंड क्लीन डायग्राम बना दीजिएगा, ठीक है। ल्यूमेन का फर्क जरूर होना चाहिए, वाइडर ल्यूमेन आपके वेन्स का और आपका छोटा सा ल्यूमेन किसका, आर्टरी का। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं व्हाट इज एक्सक्रीशन। तो सिंपली एक्सक्रीशन क्या है, बॉडी से हम जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको रिमूव कर रहे हैं। तो सिंपली वन लाइन आंसर आप लिख सकते हैं, क्या लिख दोगे, एक्सक्रीशन कैन बी डिफाइंड एज रिमूवल ऑफ, कीवर्ड में लिख रही हूं, ठीक है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनस वेस्ट। और ये नाइट्रोजनस वेस्ट कई सारे टाइप का हो सकता है, जैसे कि अमोनिया के फॉर्म में जा सकता है, ठीक है, या यूरिया के फॉर्म में जा सकता है, या फिर यूरिक एसिड के फॉर्म में जा सकता है, कोई भी फॉर्म में जा सकता है यूरिक, ठीक है। तो दिस इज नाइट्रोजनस वेस्ट का जो भी रिमूवल है। तो एक नंबर का क्वेश्चन है, ढंग से आंसर लिखेंगे। फिर क्या पूछ रहे हैं भाई, वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन डायबिटीज मेलाइटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। तो पहली बात तो दोनों आपका अलग अलग है। डायबिटीज़ मेलाइटस आपके इंसुलिन की वजह से हो रहा है और डायबिटीज़ इंसिपिडस आपका एडीएच या वैसोप्रेसिन हार्मोन की वजह से हो रहा है। तो मैं आपको प्रॉपरली यहाँ पे लिखा रही हूँ, बता रही हूँ कैसे होगा। तो डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ फ्रॉम हाइपोसीक्रीशन, यानी कि बहुत लिटिल सीक्रीशन हो रहा है इंसुलिन का, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है, ठीक है। तो डायबिटीज़ मेलाइटस इज कॉज्ड, इधर आई एम राइटिंग द पॉइंट्स फॉर डायबिटीज मेलाइटस और यहाँ पे आई विल राइट फॉर डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। तो एक प्रॉपर आप डिफरेंशिएशन का टेबल बना लेना। डायबिटीज मेलाइटस इज कॉज्ड बाय हाइपोसीक्रीशन ऑफ द हार्मोन दैट इज इंसुलिन। तो इसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेज अ लॉट,
ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, इसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेस, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, इंक्रीजेस इन द ब्लड। जब हम मेलाइटिस की, डायबिटीज इंसिपिडस की बात करते हैं, देयर इज हाइपोसीक्रीशन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, यहाँ पर क्या है, हाइपोसीक्रीशन ऑफ आप इसको ADH हार्मोन बोल सकते हैं या आप इसको वैसोप्रेसिन बोल सकते हैं, दोनों ही वर्ड्स सही हैं। तो ADH का फुल फॉर्म मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, इट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, इट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो इसका सीक्रेशन कम हो जाता है और ये हार्मोन की वजह से क्या हो जाएगा, सॉल्ट और वाटर का मेटाबॉलिज्म थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो पर्सन जो भी है, जिसके बॉडी में भी डायबिटीज़ इंसिपिडस है, उसको प्यास बहुत लगती है और यूरिनेशन ज़्यादा होती है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो वाटर लॉस बॉडी से बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो दैट इज डायबिटीज़ योर इंसिपिडस, ठीक है। मैं इफ़ यू वांट आई विल राइट इट ओवर हियर सो दैट यू कैन गेट द पॉइंट्स वेरी इजीली। सो देयर इज सॉल्ट इन वाटर, मेटाबॉलिज्म इज डिस्टर्प्टेड। I will write for you. Salt and water metabolism is disrupted. ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, आगे मैं लिख रही हूं, ड्यू टू विच द पर्सन गेट्स इंटेंस थर्स्ट, intense thirst and heavy urination, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, हार्मोन्स और उनके फंक्शंस पढ़ना भी ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, वी हैव टू गिव द कॉमन नेम एंड द साइंटिफिक नेम। जिस प्लांट पे ग्रेगोर जॉन मेंडल काम कर रहे थे, तो कॉमन नेम क्या है उस प्लांट का, द कॉमन नेम इज स्वीट पी, ठीक है, सॉरी गार्डन पी, नॉट स्वीट पी बट इट इज गार्डन पी, ठीक है। और साइंटिफिक नेम की बात करें, देन द साइंटिफिक नेम इज पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम इज द साइंटिफिक नेम जिस पे ग्रेगोर जॉन मेंडल अपना काम कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। Name the tonicity of the solutions for a living cell to show endoosmosis और exoosmosis। भाई endoosmosis के केस में ये जो सेल था, पानी अंदर इतना ज़्यादा आ गया है, वाटर इतना ज़्यादा आ गया है, क्यों अंदर सॉल्वेंट गया है, क्योंकि अंदर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन हाई था, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो सेल है वो स्वेल अप कर जाएगा। और इस तरीके की कंडीशन आपको किस तरीके के सोल्यूशन में मिलती है, वी गेट दिस काइंड ऑफ सोल्यूशन इन दिस केस इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है, ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन की बात है। लेकिन जब हम एक्सोऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं तो आपके सेल में से वाटर बाहर चला गया, क्यों, क्योंकि अंदर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर इसका अंदर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम है और बाहर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये बाहर चला गया, जिसकी वजह से जो आपका सेल है वो श्रिंक कर जाएगा, ठीक है, सेल विल श्रिंक। और एस टाइप का चीज़ कब होता है, जब हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में अपने सेल को प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप चाहें तो डायग्राम भी बना सकते हो, छोटा सा 2 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा लगेगा डायग्राम भी अगर आप बना पाएंगे तो, ठीक है।
फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, प्लांट हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन एक्सट्रीमली लो कॉन्सेंट्रेशंस इन प्लांट्स टू रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट याद है, हम डायरेक्शनल मूवमेंट की बात कर रहे हैं, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए एक ग्रीन हेल्दी प्लांट दिया है, उसमें फिर सेनेसेंस हो गया, येलो हो गया ये, फिर लीफ जो थी वो जो पत्ती जब पीली हो गई तो लीफ फॉल होगी, ठीक है। हम ये प्रोसेस समझ रहे हैं। क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या पूछ रहा है। सबसे पहले हमें वी हैव टू नेम वन प्लांट हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस विच आर शोन, या फॉलिंग ऑफ द लीफ करा रहे हैं। ये क्या है, इट इज अ ग्रोथ इनहिबिटर। तो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर इज योर एब्सिसिक एसिड या ABA, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो ये आपका ये काम कराएगा। फिर हमें आइडेंटिफाई करना है, वी हैव टू आइडेंटिफाई द हार्मोन दैट हैज़ एन ऑपोजिट इफेक्ट। अब जब एब्सिसिक एसिड इज प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर तो प्रमोटर भी अपने को चाहिए। तो जब हम ऑपोजिट इफेक्ट कह रहे हैं तो ये जो पीली पत्ती हुई थी ये फॉल ऑफ ना करें, उसके लिए हमें क्या करना है, हमें प्रमोट करना है ग्रोथ को। तो उसके लिए कौन सा हार्मोन यूज़ करते हैं, अपना फेवरेट ऑक्सिन हार्मोन यूज़ करेंगे, ठीक है। देन वी हैव टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट जो थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म एक ट्रॉपिक मूवमेंट है जो कॉन्टैक्ट स्टिमुलस देखता है। जैसे कि जो आपके क्रीपर्स एंड क्रॉलर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इनको कोई ना कोई कॉन्टैक्ट चाहिए, इनको दीवार मिल गई या इनको एक रस्सी मिल गई, एक डोरी मिल गई, तो ये उसी के अराउंड टेंडल्स बनाते हुए चलते हैं, ठीक है। तो थिग्मोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट स्टिमुलस देखना है, ठीक है, कॉन्टैक्ट स्टिमुलस को देखना है। और इस तरीके का एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल पूछा है, मैं आपको 2-3 बता रही हूँ। यहाँ पर आप पी प्लांट्स को देख सकते हैं, वो भी इस तरीके के टेंडल्स बनाते हैं, इस तरीके से टेंडल्स बनाते हुए बढ़ेंगे। देन आप ग्रेप वाइन्स को देख सकते हैं, ठीक है। देन आप आईवी का प्लांट होता है उसको देख सकते हैं। इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये तो। अब अपने को ये उससे भी इजी क्वेश्चन, वी हैव टू डिफाइन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। भैया नाम से ही दिखा है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे प्लास्टिक्स हो गए, ठीक है, ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स विच कांट बी डिग्रेडेड इजीली, और ये आपके इन्वायरमेंट में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक रह जाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक को ख़त्म करना नामुमकिन हो गया। दे कैन नॉट बी डिग्रेडेड ईजिली बाय एनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये भी लिख लो, बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा है, कुछ तो लिखा है यहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं। वी हैव टू मेंशन एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। अपने को पता है स्वच्छ भारत अभियान रोज़ सुना, रोज़ सुबह सुनते भी हैं। मतलब क्या है, क्यों लॉन्च किया था, हमें आसपास के एरियाज़ को क्लीन करना है, ओपन डिफिकेशन को हटाना है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिखना है। कोई 2 है, मैं आपको 3 बता देती हूँ। पहला क्या आप लिख सकते हो, फर्स्ट आप लिख सकते हैं टू एलिमिनेट ओपन डिफिकेशन, जो खुले में जो लोग रोड्स पे गंदगी फैलाते हैं, कैटल वेस्ट भी होता है, फीकल मैटर होता है, वो सारा खत्म करना है, ठीक है। तो पहला तो हम लिख रहे हैं टू एलिमिनेट ओपन डिफिकेशन, ठीक है, खुले में आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है। दूसरी बात करेंगे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ये भी पॉइंट एक हो सकता है, टू इम्प्रूव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। और तीसरा लिख सकते हैं वी हैव टू क्लीन अवर सराउंडिंग्स, क्लीन द एरियाज एंड द स्ट्रीट्स, ठीक है, टू क्लीन the streets and surrounding areas। वैसे ये सब कर क्यों रहे हैं, ताकि इन्फेक्शंस ना फैले, बीमारियां ना फैले, और एक नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट, एक हेल्दी एनवायरनमेंट में हम लोग रहें। सो अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमको देखना है, वी हैव टू अरेंज द फॉलोइंग फूड चेन। ये फूड चेन दिया हुआ है, इसको प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना है। तो सबसे पहला क्या आएगा, हमें पता है सबसे पहले ऑटोट्रॉफ लगा दो,
तो एल्गी को नंबर 1 पोजीशन दे दो। इस एल्गी को कौन खाएगा? इस एल्गी को खाएंगे छोटे छोटे मॉस्कीटो के लार्वे, इस पर फीड करेंगे तो ये नंबर 2 हो जाएगा। नंबर 3, इस लार्वा को कौन खाएगा? छोटी मछलियां खाएंगी। इन मछलियों को कौन खाएगा? इन मछलियों को सील खाएगा, नंबर 4 सील, ठीक है। और नंबर 5, इस बड़ी सी सील को एक बड़ी सी पेंगुइन खा जाएगी, ठीक है। ये तरीका हुआ आपका इस फूड चेन का। दूसरा देखते हैं कि आपको क्या क्या दिया। अब अगेन यहाँ पे ऑटोट्रॉफ ढूंढो, वुडपेकर, कैटरपिलर, माउंटेन लायन, फॉक्स, कैबेज। भाई कैबेज है एक आपका ऑटोट्रॉफिक प्लांट है, ठीक है। कैबेज को खाने कौन चला आएगा? भाई कैटरपिलर खाएगा, ठीक है, कैटरपिलर खा लिया। कैटरपिलर को कौन मार के खाएगा? वुडपेकर खा लेगा। वुडपेकर को कौन खाएगा? फॉक्स खाएगा, ठीक है। फॉक्स पकड़ के इसको पकड़ सकता है और इस बड़े से फॉक्स को एक माउंटेन लायन खा जाएगा, ठीक है। तो ये फूड चेन को थोड़ा सा दिमाग में जब आप सॉल्व करते हैं तो इनके लिए सबसे बढ़िया ट्रिक ये है, थोड़ा दिमाग में नेशनल जियोग्राफिक चैनल ऑन कर लो, ठीक है, थोड़ा डिस्कवरी चैनल ऑन कर लो तो ये फटाफट कैच कर लोगे। वी हैव टू मेंशन द नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स एज वेल एज द स्पाइनल नर्व्स। अब ये कौन सी नर्व्स है भाई, हमने तो कभी पता नहीं। क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स हैं जो ब्रेन से निकलती हैं, और स्पाइनल नर्व्स नाम से ही लिखा है जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी। तो वी हैव टू मेंशन द क्रेनियल एंड द स्पाइनल नर्व्स। तो क्रेनियल नर्व्स आपकी बॉडी में हमें मिलती हैं, वी आर हैविंग 12 pairs of cranial nerves. How many? We are having 12 pairs of cranial nerves, ठीक है, जो ब्रेन से ओरिजिनेट हो रही हैं। और अगर स्पाइनल नर्व्स की बात करते हैं देन वी आर हैविंग 31 pairs of your spinal nerves. तो स्पाइनल कॉर्ड से 31 pairs of nerves निकलती हैं, दैट आर योर स्पाइनल नर्व्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, क्या है ये आपका एक एक्सपेरिमेंटल है। देखते हैं सूर्य एक बच्चा है, उसने क्या देखा। यूज्ड अ प्लांट विथ वेरीगेटेड लीव्स फॉर एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, हम समझ गए फोटोसिंथेसिस वाला ये एक्सपेरिमेंट है। आगे देखते हैं लीव्स फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोसिंथेसिस। ही टेस्टेड अ लीफ विथ आयोडीन सोल्यूशन से उसने देखा आफ्टर कीपिंग द प्लांट इन सनलाइट। आपने को पता है आयोडीन यूज किया है, मतलब ये कौन सा टेस्ट करने जा रहा था भाई, ये स्टार्च का टेस्ट करने जा रहा है, तभी इसने आयोडीन डाल दिया। कीपिंग द प्लांट इन सनलाइट फॉर फ्यू आवर्स, तो अपने को ये तो समझ में आ रहा है भाई अगर आयोडीन लगाया है और सनलाइट में रखा है यानी कि फोटोसिंथेसिस हुआ है, मतलब ग्लूकोज बना होगा, तभी ये आयोडीन का टेस्टिंग कर पा रहा है। खैर हम इसके सिचुएशंस देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए क्या कह रहा है, विच पार्ट ऑफ द लीफ विल टर्न ब्लू ब्लैक आफ्टर द आयोडीन इज पुट इनटू इट, ठीक है। जब आयोडीन टेस्ट कर लिया तो हमें पता है जो भी पत्तियां हरी होंगी तो वहां पे आपका हो जाएगा। तो ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीफ हमें दिखेगा जो ब्लू ब्लैक हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टार्च का फॉर्मेशन हो गया है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया है। ये तो हमने केवल केस को देखते ही समझ गए थे। फिर बी पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट डज दिस टेल अबाउट द रोल ऑफ क्लोरोफिल। भाई क्लोरोफिल तो फोटोसिंथेसिस का काम ही करता है। काम क्या है? इट विल ट्रैप द सनलाइट, ठीक है, ये सनलाइट को पकड़ के रखेगा ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इजीली हो पाए। Then we have to write the overall chemical equation। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, साथ में वाटर भी चाहिए, थोड़ा सा गैप बना देती हूँ, ठीक है, वाटर भी चाहिए। फिर क्या चाहिए, एक एरो बनाएंगे, अपने को चाहिए सनलाइट, लो सनलाइट, सनलाइट के साथ क्या चाहिए, क्लोरोफिल पिगमेंट भी चाहिए, ठीक है। तो क्या बनेगा, इन दोनों को मिक्स मैच करके हम बनाएंगे C6H12O6 जो कि है ग्लूकोज, ठीक है। अभी आगे पढ़ा था ये जो वाटर था इसमें स्प्लिटिंग हो जाएगा जिसकी वजह से एंड में ऑक्सीजन भी लिबरेट होगी और फिर थोड़ा बहुत बचा खुचा वाटर भी बन जाता है। अभी ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इसको हम फटाफट से बैलेंस कर देते हैं। 6CO2 plus 6H2O will give C6H12O6 plus 6O2 and 6H2O, ठीक है। दिस इज अ कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। बैलेंस नहीं करोगे फटाफट यहाँ पे नंबर कट हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर कट नहीं होना चाहिए, एकदम प्रॉपर वे में आंसर लिखेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। वी हैव टू स्टेट द मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करी जा रही है। चलिए देखते हैं, हमें पता है मेंडल का जो डोमिनेंस, जो वर्ड ये डोमिनेंस दिया है, इसका मतलब क्या है कि जो भी डोमिनेंट एलील होगा, वी नो वी हैव अ डोमिनेंट एलील एंड वी हैव अ रिसेसिव एलील, जो भी डोमिनेंट एलील होगा उसको हम पकड़ लेंगे और वो बोलेंगे कि भाई तुम आगे की जनरेशन में ट्रांसमिट हो जाओ, और जो रिसेसिव वाला है वो जाएगा तो अगली जनरेशन में, बट वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ये बात हमने कहाँ सीखी थी, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में भी करके देखा था, ठीक है। तो यही आप स्टेटमेंट में लिखेंगे कि यहाँ पे आपको क्या लिखना है, वी हैव टू स्टेट मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो मेंडल्स लॉ स्टेट दैट आउट ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस, ठीक है, ओनली dominant allele will express in the next generation. Dominant allele will express in the next generation, ठीक है। जैसे कि ये जो टी पेरेंट था, ये स्मॉल टी के साथ गया, जब ये F1 में आया तो इस तरीके से आया, ये सारे के सारे पेड़ कैसे हो गए, ये टॉल ही हो गए F1 में, ठीक है। तो यही बात ये जनरेट कर रहा है। और दूसरी बात क्या कह रहा है, जो भी ऑपोजिट दूसरा होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो एक प्रॉपर वे में आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। मैंने तो यहाँ पे शॉर्ट में लिखा, पर आप एक प्रॉपर तरीके से स्टेटमेंट को डिफाइन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव टू स्टेट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ओके, वी हैव टू स्टेट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन व्हेन द एयर सराउंडिंग अ प्लांट हैज, पहला बात बोल रहा है वी आर हैविंग मोर ह्यूमिडिटी बढ़ा दो गया, पहले ही एटमॉस्फेयर में इतना वाटर है तो और वाटर लॉस क्या होगा, तो ट्रांसपिरेशन विल रिड्यूस, ठीक है। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो गया, डिक्रीज हो गया। फिर हॉट और ड्राई एयर है, सूखा है यार, तो ऑब्वियसली ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ा देंगे, मोर, यहाँ पर लेस, ठीक है। लेस ट्रांसपिरेशन, मोर ट्रांसपिरेशन, वेरी इजी। ये दो नंबर तो एकदम इजी हो गए। अब आगे देखते हैं, वी हैव टू एक्सपैंड दीज एब्रीविएशंस। तो पहला एब्रीविएशन है ACTH, दैट इज एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है, ठीक है। तो आप लिख लीजिए यहाँ पर क्या है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और ये तो ADH अभी बताया ही था, क्या है इसका फुल फॉर्म, इट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। अब जब इसकी बात ही कर रहे हैं तो लोकेशन भी देख लो यार, जो हमारा ACTH है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है, और ADH आता है आपका हाइपोथैलेमस में बनता है और रिलीज करता है इसको पिट्यूटरी, ठीक है, इजी है। चलो आगे बात करते हैं। विच पार्ट ऑफ द ईयर की बात आ गई, इक्वलाइजेज द एयर प्रेशर ऑन आइदर साइड ऑफ ईयर ड्रम, ठीक है। दोनों साइड में क्या है हमें पता है, वो ट्यूब लाइक चीजें हैं, जो क्या है आपका, दैट इज यूस्टाचियन ट्यूब, ठीक है। और पूछ रहा है वेयर इज दिस स्ट्रक्चर लोकेटेड, भाई यूस्टाचियन ट्यूब आपका लोकेशन की बात करें तो लोकेशन इज योर मिडिल ईयर, बीच में प्रेजेंट है मिडिल ईयर में, ठीक है, इजी। चलिए ओके, बिगर क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या लिखा है इसमें, बहुत सारी बातें लिखी हैं। संतोष एक लड़का है, संतोष लव्ड हिज गार्डन स्पेशली हिज पी प्लांट्स, वन ईयर he noticed that सारे जो pea plants grow करे, all the pea plants he grew from one batch of the seed had round seed, सबका round seed था, ये देखो round seed मिल गया इसको, क्यूरियस हो गया वो क्या कर रहे हैं, अब ये ऐसे कैसे हो गया, he took the seeds from one of those plants और उसका नया जनरेशन बनाया। तो उसको पता चला कि टू हिज सरप्राइज वी आर सीइंग कि 75% तो इसको न्यू प्लांट्स राउंड सीड वाले ही मिले जैसा पेरेंट था, लेकिन ये जो 25% था इसको रिंकल्ड मिल गया, ठीक है। अब पहली बात, इसको देखकर कोई भी अपने दिमाग में तुरंत डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं लेकर आएगा। ट्रिक क्या है, आप नंबर ऑफ कैरेक्टर देखेंगे, पहले तो आइडेंटिफाई कर लो क्या यहाँ पर सीड शेप के अलावा किसी और चीज़ की बात करी गई है, नो, वी आर टॉकिंग अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ जस्ट वन कैरेक्टर। देयरफॉर ये आपको सोचना है मोनो हाइब्रिड क्रॉस के
अकॉर्डिंग में, ठीक है। जैसे आप ये कैपिटल टी वाला करते हो तो ये आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, और इसको दिमाग में रख के आपको काम करना है, क्योंकि सीड शेप देखते ही आधे लोगों के दिमाग में डाई हाइब्रिड क्रॉस चलने लगेगा। तो यहाँ पे आपको पॉइंट याद रखना है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में नहीं सोचना है, इट इज़ मोनो हाइब्रिड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट वर द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट। अगर हम पेरेंट के जीनोटाइप की बात करें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का आ रहा है, ठीक है, ये जो 75% और जो ये 25% है, ये कुछ आपका 3:1 रेशियो की तरह नहीं लग रहा है जो F2 जनरेशन में आ रहा था, जहाँ पर आपका पेरेंट टाइप कैसा हो गया था, RR इंटू RR बनाओगे तब आपको इस तरीके का आप पनेट स्क्वायर बनाएंगे तो आपको मिलेगा। तो यहाँ पर पेरेंट का जीनोटाइप की अगर मैं बात करती हूँ तो पेरेंट का जीनोटाइप RR है, तो और दूसरे का भी RR है, तो दोनों पेरेंट्स आपके हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। अब यहाँ पे हमें देखना है कौन सा ट्रेट डोमिनेंट होगा, राउंड या रिंकल। बिना सोचे समझे हमें पता है राउंड वाला इज डोमिनेंट। व्हाट इज द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ सेकेंड जनरेशन, ठीक है। जीनोटिपिक रेशियो निकाल के देखेंगे तो आपको जीन्स कैसे अलग अलग तरीके के नजर आएंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपल मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमें पता है 1:2, 2:1 आपको मिलता है। ये जो 1 है ये सारे आपके RR टाइप के मिल जाएंगे। ये जो 2 है इसमें आपको क्या मिलेगा, RR और RR हाइब्रिड कंडीशन, और इसमें आपको स्मॉल r मिल जाएगा, ठीक है। या अगर हम फिनोटाइप पूछते तो फिनोटिपिक आपका 3:1 आता, ठीक है, जो आपके पहले वाले केस में भी गिवन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी हैव टू एक्सप्लेन द टर्म नेटालिटी। 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है नेटालिटी और दूसरा टर्म होता है मॉर्टैलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है सिंपली आपको नेटालिटी बताना है। नेटालिटी मीन्स कितना बर्थ रेट है, ठीक है। वी हैव टू टेल द बर्थ रेट, ठीक है। तो नेटालिटी सिंपली मीन्स बर्थ रेट, ठीक है। अब इसको हम वैल्यू कैसे बनाएं, तो बर्थ रेट पर 1000 पीपल पर ईयर, ठीक है। बर्थ रेट पर 1000 पीपल पर ईयर, हर साल इतने लोग दुनिया में आने चाहिए फॉर नेटालिटी, ठीक है। मोर्टालिटी में इतना आपका रेट हो जाएगा डेथ रेट। तो मोर्टालिटी इज डेथ रेट एंड नेटालिटी इज birth rate. Easy question. Next, we have to differentiate between sympathetic and parasympathetic system, जहाँ पर हमें सिर्फ हार्ट बीट को बेसिस में रखना है कि आपके सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम किस तरीके से फंक्शन करेंगे। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में क्या होगा। आपका हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इट डिक्रीजेस एंड बिकम्स नॉर्मल, ठीक है। लेकिन जब हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में बात करेंगे तो आपका इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट बीट जो है इट विल इंक्रीज, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिंपैथेटिक में आपका फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी। अगर हार्ट बीट की जगह मैं ब्रीदिंग कर लूँगी तो ब्रीदिंग रेट भी फास्ट हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही केसेस में इस तरीके का काम होएगा। इजी क्वेश्चन, 2 नंबर एकदम कहीं नहीं गए, आराम से मिल गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मीना कवर्ड अ पॉटेड प्लांट, ठीक है। एक पॉलिथीन बैग देख रहा हो, इस पॉलिथीन बैग से अपने प्लांट को कवर कर दिया। शी ऑब्जर्व्ड वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट्स से आपको याद आ जाना चाहिए यहीं पढ़ते ही कि हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ट्रांसपिरेशन आ रहा है इनसाइड द बैग आफ्टर अ फ्यू आवर्स व्हेन केप्ट इन सनलाइट। चलो इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला बोल रहा है भाई, यही बात पूछ लिया इसने तो, नेम द प्रोसेस दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ठीक है। क्या प्रोसेस है, तो प्रोसेस अपने को पता है, अभी हमने लिखा, इट इज सिंपली व्हाट, इट इज ट्रांसपीरेशन, ठीक है। फिर पूछ रहा है वी हैव टू डिफाइन द प्रोसेस मेंशन अबव। क्या होता है ट्रांसपिरेशन, अपने को पता है। लॉस ऑफ वाटर, क्या है ये, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ, देख रहे हो ट्रांसपिरेशन से 3-4 क्वेश्चंस आ गए हैं जिसमें यही चीज हम बार बार लिख रहे हैं। तो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर
वेपर कहाँ से निकलेगा? फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। और स्पेशली कहाँ से? लीफ से निकलता है, क्यूटिकल से निकलता है, लेंटिसल्स भी पढ़ लिया अपने ने। अगला पढ़ लेते हैं, वी हैव टू mention the regions of kidney where we can find glomerulus and loop of Henle या Henle's loop। तो cortex जो आपका glomerulus है, it is located in the renal cortex। कॉर्टेक्स एरिया में मैंने बताया था कि हर ऑर्गन में वी आर हैविंग आउटर रीजन जिसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं और एक मिडल एरिया होता है जिसको हम मेड्यूला बोलते हैं। तो हेनले लूप क्या है? वो मेड्यूला में डिप करता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इट इज रीनल मेड्यूला। It is renal medulla. Okay, very easy. Now we have to draw a neat and proper label diagram to show the internal structures of root hair। अपने को एक root hair का diagram बनाना है। सिंपल, ये देखो इस तरीके से, याद होगा आपको, इस तरीके से root hair का diagram था, ठीक है। एक में थोड़ा सा दिखा दो रूट हेयर, यहाँ पे बनता हुआ रूट हेयर दिखा दो, ठीक है। सब में यहाँ पे न्यूक्लियस लगा दो, ये लो न्यूक्लियस भी लगा दिया, ठीक है। और ये देखिए यहाँ से इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप दिखा दीजिए और ये आपका न्यूक्लियस दिखा दीजिए। और ये क्या है? एक न्यू हेयर है, ये यहाँ से एक नया हेयर इरप्ट हो रहा है। तो इसको एक सफाई से सुंदर सा डायग्राम बना दीजिए, ठीक है। बना लेंगे, बहुत ही आसान है। आगे की बात करते हैं। हाउ डज द ओजोन लेयर डिप्लीशन अफेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ? भाई सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो क्या हो रहा है? पहला, स्किन कैंसर कितना ज़्यादा हो रहा है? क्यों हो रहा है? कि जो ये आपका यूवी रेडिएशन हो रहा है, यूवी रेज जो आ रहे हैं, इन रेडिएशंस की वजह से कैंसर बहुत बढ़ रहा है। फिर और क्या होता है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, ये भी लाइफ ऑन अर्थ को डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। फिर ये तीसरी चीज, इट इज अफेक्टिंग अनदर थिंग, क्या? मरीन लाइफ को अफेक्ट कर रही है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल लाइफ को अफेक्ट कर रही है, ठीक है। आई डैमेज, ठीक है, आँखों में आपके रेटिना को कैंसरस कर रहा है, वहाँ पे कैंसर कर रहा है, तो आई डिफेक्ट्स भी कॉज कर रहा है, ठीक है। तो कई सारी बातें आप लिख सकते हैं, स्किन डिजीजेस भी होती हैं, वो सब भी लिख सकते हैं, ठीक है। जितना आप ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। नाउ वी हैव टू राइट एनी टू बॉडी फीचर्स ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। याद होगा अर्ली टाइम पर सबसे पहले तो अपने पास क्या था यार? वी वर हैविंग एप लाइक फीचर्स, ठीक है। एप जैसा दिखता था ये अर्ली एनिमल, एप लाइक फीचर्स। फिर इसका माउथ कैसा था? थोड़ा सा प्रोट्रूडिंग माउथ था, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टिंग फेस या प्रोग्नाथस फेस, ठीक है। तो ये वर्ड भी आप लिख सकते हैं, प्रोजेक्टिंग फेस, या आप लिख सकते हो प्रोग्नाथस, ठीक है। उसके अलावा ये तो दो हो गए, और भी बात कर लेते हैं। और क्या है? क्योंकि माउथ इतना प्रोट्रूडिंग है तो जॉ भी ऐसा होगा। तो तीसरी बात क्या हो जाती है? इनका लॉन्ग जॉ था, जॉ भी बहुत बड़ा था, ठीक है। उसके अलावा क्या था इनके पास प्रोमिनेंट आईब्रो बहुत था, रिज बना हुआ था यहाँ आँखों के ऊपर। तो दे वर हैविंग प्रोमिनेंट आई रिजेस, प्रोमिनेंट आई ridge above eyes, ठीक है। prominent eye ridges were there above the eyes, ठीक है। इनमें से आपको जो भी एनी टू आपको मेंशन करना है, मैंने आपको 4-5 बता दिए हैं, इनमें से आप कोई भी दो चूज करके आराम से लिख लेंगे। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है कि आइडेंटिकल ट्विंस के जेंडर हमेशा सेम होता है, ऐसा क्यों होता है? तो पहली बात, ये जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं इनको हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं, वी कॉल इट एज मोनोजाइगोटिक ट्विंस, यानी कि जब ये बन रहे थे तो एक ही ओवा में दो स्पर्म आके इस तरीके से फ्यूज हो गए, तो एक ही जाइगोट में इस तरीके से हो गया, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, जब ये जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, ये जब 2n जाइगोट बना, तो इस जाइगोट में जब क्लीवेज हो रहा था तब यहाँ पर दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स या इंडिविजुअल्स आ गए। तो पूछ हमें ये रहा है कि हमें सेम जेंडर क्यों मिल रहा है? क्योंकि दे आर डेवलप्ड, ये जो फर्टिलाइज्ड एग है ना, वाई दे आर ऑफ सेम जेंडर? बिकॉज दे आर डेवलप्ड फ्रॉम सेम फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है, एक ही एग से या एक ही ओवा से ये दोनों बन चुके हैं। आप सेम की जगह आप एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, आप इसको और बेटर बनाने के लिए, फ्रॉम द सिंगल फर्टिलाइज्ड एग, जो एक फर्टिलाइज्ड एग जो हो गया था, इसी में जब आगे क्लीवेज का प्रोसेस होता है, क्लीवेज मीन्स जब सेल डिवीजन होगा, तो ये एक ही जाइगोट चेंज हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, गलती हो गई, डिफेक्ट है, ये डिसऑर्डर है, गलती से ऐसा हो गया जिसकी वजह से दो ऑर्गेनिज्म बन गए। तो जेंडर तो सेम ही रहेगा, क्यों? क्योंकि जब स्पर्म आया होगा तो ये ओवा से इस तरीके से फ्यूज किया। अब मान लो ये दोनों, ये स्पर्म एक्स कैरी कर रहा था, ठीक है, अब जब ये नेक्स्ट स्टेज में पहुंचा तो ये कैसा है? अभी भी ये एक्स ही है, लेकिन ये डिवाइड हो गया इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके का केस डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वी शुड नॉट इंसर्ट शार्प ऑब्जेक्ट्स इनटू द टू रिमूव द ईयर वैक्स, वी हैव टू गिव अ सूटेबल एग्जाम्पल। भाई ये तो हम बचपन से सुन रहे हैं, अगर आप शार्प ऑब्जेक्ट अपने कान में लगाएंगे तो आपका ईयर ड्रम रप्चर हो सकता है, इंजरी हो सकती है, ठीक है। सो सिंपली इट कैन rupture the ear drum, ठीक है, and cause injury or infections. ओके, वेरी इजी, 2 मार्क्स के लिए तो बहुत इजी है। फिर लास्ट ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ स्कूल एक्सपेरिमेंट अ फ्यू स्टूडेंट्स ग्रो प्लांट्स इन पॉट्स, और उसको इन्होंने हॉरिजॉन्टली इस तरीके से ले डाउन कर लिया, प्लेस कर दिया। आफ्टर अ फ्यू डेज द स्टूडेंट्स ऑब्जर्व दैट रूट्स बेंट डाउनवर्ड्स एंड द शूट कर्व हो गई ऊपर की तरफ। तो अपने को बताना है क्यों हुआ, ठीक है। अगर रूट की बात करें तो यहाँ रूट दिख नहीं रही है, पर रूट इस तरीके से ग्रो करने लग गई, ठीक है, पॉट में नीचे की तरफ। तो हमें ये बताना है ऐसा क्यों हुआ। हमें पता है यहाँ पर बात हो रही है डायरेक्शनल ग्रोथ की, ट्रॉपिक मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चंस देखते हैं जो है यहाँ पर, वी हैव टू नेम द ट्रॉपिक मूवमेंट जो शूट में दिख रहा है, ठीक है। शूट हमेशा लाइट को फॉलो करती हैं, तो यहाँ पर आपको कैसा मिलेगा, लाइट मीन्स फोटो, तो यहाँ पे हमको मिलता है फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है, फोटोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट बी पार्ट बोल रहा है, वाई डू रूट्स ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड। भाई रूट क्यों? क्योंकि ये डाउनवर्ड जा रही है, क्यों? क्योंकि ये ग्रेविटी के टुवर्ड्स जाती हैं, और यहाँ पर वी सी दैट रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, ठीक है, मूव टुवर्ड्स द ग्रेविटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच फाइटो हार्मोन इज रेगुलेटिंग द ट्रॉपिक मूवमेंट, और अपने को पता है फोटोट्रॉपिज्म कराने के लिए अगर मैं प्लांट हार्मोन की बात करूं तो इट इज ऑक्सिन, ठीक है। इसका कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज़्यादा हो जाता है, ऑन द शेडी साइड ऑफ द प्लांट, और ग्रोथ या बेंडिंग ऑफ द प्लांट लाइट की तरफ ही होने लगता है, ठीक है। तो फोटोट्रॉपिज्म या ट्रॉपिक मूवमेंट के लिए ऑक्सिन ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ओके, सो दिस वॉज योर क्वेश्चंस, ठीक है। ये आपके सैम्पल पेपर के सारे क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस करे। हमने एक्स्ट्रा जो भी आपके बाकी भी ऑप्शंस थे, क्वेश्चंस थे, वो भी डिस्कस किए। बहुत ही ध्यान से करेंगे। आप देख रहे हैं लेवल ऑफ पेपर इज़ टेक्निकल, ठीक है। तो ये टेक्निकलिटी को अपने दिमाग में मेंटेन रखिएगा, और
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इन डेप्थ स्टडी करने की आदत डालिए, ठीक है। क्वेश्चंस तो हो जाते हैं और हर चीज़ हो जाएगी, लेकिन जब कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है तो कैसे होगा। तो कॉन्सेप्ट्स मत छोड़िए, सिर्फ ये मत सोचो कि बस क्वेश्चन ही लगाते रह गए और टेक्स्ट या थ्योरी पढ़ना भूल गए। नो, दोनों चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। तो एक स्ट्रैटेजी बनाइए, एक तरीका बनाइए पढ़ने का, हर एक कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। आपने देखा आपके पेपर में जो स्टार्टिंग चैप्टर 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक, हर चैप्टर से कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा गया है, कुछ चीज़ें रिपीटेडली पूछी गई हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पैटर्न आपने देखा, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस कितने सारे थे, ठीक है। और एक शॉर्ट में ही लेकिन एक इलाबोरेट पेपर था जिसमें एक हर डोमेन का, हर डायमेंशन का क्वेश्चन था, ठीक है। तो एक स्ट्रैटेजाइज वे, एक स्ट्रैटेजाइज अप्रोच होनी चाहिए। एंड सो दिस वाज ऑल अबाउट द सैम्पल पेपर जो हमने अभी डिस्कस किया। आगे के लेक्चर्स में, आगे के चीज़ों में हम भी इसको प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से इस चीज़ों को समझेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन भी हो जाएगा, बस अप्लाई करना है, जो आता है उसे अप्लाई कर दो, दैट इज़ इट, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। All right, thank you.